सुप्रभात बच्चों। पाठ है मियां नसरुद्दीन और वो पाठ पूरा हो गया। उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर की विवेचना वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं और इसकी विवेचना मैंने आपसे गूगल मीट पे भी की है, तो उन्हीं प्रश्नोत्तर को एक बार फिर आप नोट्स बनाने के लिए ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में आदर्श उत्तर इन प्रश्नों के लिखेंगे। तो मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मसीहा शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था कि हार्बिंजर अंग्रेजी में टर्म होती है इसकी। हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब होता है जो अगुवाई करता है, यानी लीड करता है। तो मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का लीडर क्यों कहा गया है? उसके कुछ कारण हैं पाठ में जो बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मियां नसीरुद्दीन एक खानदानी नानबाई थे, यानी उनके परिवार में यह काम कई पीढ़ियों से हो रहा था। नानबाई का काम, बेकरी का काम कई पीढ़ियों से हो रहा था। और हम सब जानते हैं कि जिस परिवार में यह पैतृक व्यवसाय के रूप में कोई भी काम होता है, कोई भी कार्य पैतृक कार्य के रूप में होता है, तो वहां उस कार्य में क्वालिटी निश्चित रूप से होती है। तो गुणवत्ता केवल उसी व्यक्ति के काम में होती है जो खानदानी हो। तो एक वजह तो ये हो गई कि वो नानबाई के मसीहा उनको कहा गया। दूसरा, वे अपने कार्य में बड़े दक्ष यानी बड़े माहिर थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे और उस इलाके में उनकी प्रसिद्धि थी। उनके काम को लेकर के बहुत ही लोकप्रियता उनको प्राप्त हो गई थी। तो बाकी जो दूसरे नानबाई थे वो खानदानी भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे ही थे कि जिनकी पहली पीढ़ी में किसी ने काम कभी किया ही नहीं था, इसलिए वो मसीहा नहीं हो सकते। तो इस वजह से नानबाइयों का मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? अब वह कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं गई थी कि घर से निकली कि मैं मियां नसीरुद्दीन से मिलने जा रही हूँ, ऐसा नहीं था। वो तो बाई चांस ऐसा हो गया कि उनका जो जुलूस था, लेखिका जिस जुलूस में शामिल थी, उस जुलूस में दूसरे राइटर्स भी थे, कवि भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, कलाकार भी थे। तो उस जुलूस का वो एक हिस्सा थी। जुलूस दिल्ली के मटिया महल इलाके के गढ़ैया वाले मोहल्ले की ओर से निकल रहा था। तो मैडम उस जुलूस में सबसे पीछे पीछे चल रही थी। अचानक वे एक दुकान के पास ठिठक जाती हैं, यानी रुक जाती हैं। रुकने का कारण यह था कि दुकान में से आटे गूंथने की आवाज, पटापट आवाज आ रही थी और दुकान धुएं से काली हो चुकी थी। तो मैडम को लगता है, लेखिका को लगता है कि शायद यहाँ उसके मतलब की जानकारी उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो खाने पीने की बड़ी शौकीन थी। तो उनको लगा कि शायद यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वो संयोग से उस दुकान के पास रुक गई। और जब जुलूस आगे बढ़ गया तो उन्होंने दुकान में झांक कर देखा तो मियां नसीरुद्दीन उस समय चारपाई पे बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने बड़े अदब के साथ उनसे पूछा, हाँ मैडम फरमाइए, क्या आपको चाहिए? और तब उनके साथ में लेखिका की बातचीत होती है। तो बाद में उनकी दिलचस्पी नसीरुद्दीन में इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि नसीरुद्दीन के बारे में उन्होंने जान लिया था कि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में दक्ष हैं और खानदानी नानबाई हैं। वार्ता में ही, इंटरव्यू में ही उन्हें इस बात का पता चल गया था। प्रश्न संख्या 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? मैडम बाल की खाल निकालने पे आमादा हो गई। एक ये जो मियां नसीरुद्दीन थे बड़े बड़बोले थे, यानी बढ़ा चढ़ा के बात को कहने वाले थे, शेखी बघाड़ने वाले थे। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली कहावत उन पर पूरी तरह से चरितार्थ होती थी। तो वो अपनी प्रशंसा करते जा रहे थे और एक जगह जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बादशाह सलामत दिल्ली वाले जो बादशाह थे दिल्ली के, उनके यहाँ काम किया करते थे, उनकी शाही रसोई में कुक थे। तो मैडम
इतिहास की जानकार हैं। उन्होंने जो मुगल कालीन जो शासक हुए, बादशाह हुए हैं, उनके बारे में भी पढ़ा हुआ था। वो जानती थी कि कौन सा शासक किस सन से किस सन तक दिल्ली की कुर्सी पर रहा। तो उन्होंने बादशाह के नाम का के नाम के बारे में पूछा कि तुम्हारे पूर्वज कौन से बादशाह के यहाँ काम किया करते थे। तो मियां नसरुद्दीन को क्योंकि किसी भी बादशाह का नाम नहीं पता था, वो तो उनका बड़बोलापन था जो उनके मुंह से बात निकल गई थी। अब जब मैडम ने नाम पूछा कि उस बादशाह का नाम बताइए, तो उन्होंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब, आपको कोई उनके पास में चिट्ठी पत्री थोड़ी भेजनी है कि पूरा पक्का पुख्ता एड्रेस आपको चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि पता तो चले कि तुम्हारे जो पूर्वज थे कौन से बादशाह के यहाँ किस सन से लगभग किस सन तक रहे होंगे, क्योंकि मैं समय मिलाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ये भी कोई बात हुई, समय मिलाना चाहती हैं, समय को समय से मिलाया किसने आज तक। तो इस तरह की बात कह के वो टालना चाहते हैं, और इससे जाहिर होता है कि नसरुद्दीन की जो दिलचस्पी थी मैडम की बातों में खत्म होने लगी थी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4। मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ का आसार। अब सवाल यह कि वो अंधड़ क्या था। लेखिका को लगता है कि मियां नसरुद्दीन से अगर मैं ये सवाल पूछती हूँ तो उनको गुस्सा आ जाएगा। सवाल क्या था कि आपके कितने बच्चे हैं। तो लेखिका को यह आभास लगता है उनका चेहरा देख करके कि शायद वो इस बात को लेकर के नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस सवाल को उठाया ही नहीं। तो इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो पहला कथन तो इसका यही हो गया कि लेखिका चाहती थी उनके बच्चों के बारे में जानना, लेकिन मियां नसरुद्दीन का चेहरा देख करके उनको लगा कि ये आदमी एकदम भड़क सकता है, गुस्सा कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस विषय को नहीं छेड़ा। और बाद का प्रसंग यह था कि लेखिका ने अपनी बात को थोड़ा बदल लिया और बदल के कहने लगी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो आपके यहाँ केवल शागिर्दी करने आते हैं, यानी काम को सीखने के लिए आते हैं, या बदले में आप उनको कुछ देते भी हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इनको पूरी जो मजूरी है, मजूरी कहते हैं मजदूरी को देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, फ्री में काम नहीं कराता। तो मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर वह किसी शांत तूफान को दबा हुआ अंधड़, मतलब शांत तूफान के आसार देख रही थी, इसलिए बच्चों के बारे में पूछने उसने वाजिब नहीं समझा। और फिर उसने अपना प्रश्न थोड़ा बदल के पूछा कि आपके यहाँ ये लोग शागिर्दी करते हैं, आप इन्हें कुछ देते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। तो शब्द चित्र का मतलब होता है किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना। तो मियां नसरुद्दीन के बारे में लेखिका ने कहा है कि मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी उनका जो चेहरा था वो मौसमों की मार से पका हुआ था। आंखों में काइया भोलापन, काइया मतलब बहुत ही चालाकी, और भोलापन मतलब बहुत ही सादगी उनकी आंखों में उन्होंने देखी। माथे पर यानी पेशानी पर, माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, यानी उनका जो चेहरा था उस पर जो माथे की लकीरें थी वो कह रही थी कि बहुत ही मंजा हुआ कारीगर है। और बचे खुचे दांत दिखा के वो खिलखिला के हंसते हैं एक जगह। तो इससे पता लगता है कि उनका जो जबड़ा है वो भी पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तो ये उनका शब्द चित्र है। तो इस तरह से ये आपके 5 प्रश्न हो जाते हैं, और 5 प्रश्नों की विवेचना पहले भी हमने की थी, आज एक बार फिर कर दी है। अब बच्चों से आशा है कि इस पूरे प्रश्नोत्तर विवेचना के आधार पर आप अपने आदर्श प्रश्नों की रचना, आदर्श प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद।